गुड इवनिंग लेखराज। ऑलराइट, सो पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट आई जस्ट गो थ्रू क्विकली क्विक रिकैप ऑफ द स्लाइड्स जो हमने कल देखी थी, फटाफट देख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग न्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वो डस्टिंग करने वाला हमारा जो झाड़ू था, उससे हम यहाँ पे चालू करते हैं। ये हमने देखा था, दैट इज एक्चुअली अ लैम्प ब्रश, राइट, जिसको हम यूज करके हम लैम्प को ब्रश कर सकते हैं, राइट। सो एंड दैट्स हाउ योर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इज गोइंग टू लुक लाइक। जब भी आपके सामने लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आपका ये टर्म आ रहा है, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इतना याद रख लो कि आपको मिलेगा देखने के लिए इन द oocyte ऑफ द मेनी एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स। कई सारे oocyte के अंदर आपको दिख जाएगा एनिमल्स के oocyte के अंदर, बट मैमल्स आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन थिंग आई वांट यू टू ऑल रिमेंबर इन दिस। ठीक है, ये जो आपका क्रोमोसोम होगा ये भी आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा काफी अच्छे अमाउंट में, जो एसेंशियल होगा वो टाइम पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द oocyte। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी इन दिस। देन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। मेन इंपॉर्टेंट तो ये वाली ही है आपके लिए कि मैमल्स आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर, ओके, ये आपका लोकल प्लांट हमने देखा था। हाँ, पॉलीडीन क्रोमोसोम याद रखना, बार्बेनी ने इसे डिस्कवर्ड किया था, ये टर्म याद रख लेना बिकॉज कई बार वो लोग ये टर्म यूज कर लेते हैं। इट्स अ जायंट क्रोमोसोम। कहाँ मिलता है आपको भूलना नहीं है, दैट इज समथिंग सीन इन द ड्रोसोफिला के लार्वल स्टेज पे, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका एक सिंगल क्रोमोसोम होता है नॉर्मली, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स आपका रेप्लिकेट करेगा विदाउट एनी सेल डिवीजन, और इसलिए आपको एक बड़ा सा थिक स्ट्रक्चर वहां पे दिख जाता है जो हमने कल बात किया था। इट एक्चुअली हेल्प्स इन मेटामॉर्फिज्म, और एक बार मेटामॉर्फिज्म हो गया देन इसका कोई काम रहता है नहीं, सो इट विल अल्टीमेटली एंड अप डाइंग ओवर देयर। सो दैट्स द थिंग यू हैव टू नो। सो दैट्स अ पॉलीडीन क्रोमोसोम ओवर हियर, याद रखना पुशेस फॉर मेटामॉर्फिज्म एंड सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा, इन सेल्स के अंदर सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा। यू कैन गेट अ टर्म लाइक अ बार्बिनियन रिंग, ये आपको टर्म कई बार आ जाता है, याद रखना दीज आर द रिंग्स यू गेट टू सी ऑन द पॉलीडीन क्रोमोसोम। कुछ बल्जिंग स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है उसे हम यहाँ पे बार्बिनियन रिंग यहाँ पे हम बोल सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव पेरोक्सिसोम, देखा था हमने, याद रखना ये आपको एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में आपको दिख जाएगा, दैट्स वन थिंग। इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसका काम होता है सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ H2O2, ये इसने करना है यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो आपका रहेगा यहाँ पे कैटालिस एंजाइम, दैट विल बी इन्वॉल्व ओवर हियर, ये आपका ब्रेक डाउन करने के लिए H2O2 का, और ये आपका इवन इन्वॉल्व है इन योर फोटो रेस्पिरेशन जो हमने कल देखा था। इवन इन दिस ये जो लाइट आ रही है बेसिकली पेरोक्सिसोम के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे ये लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये हमने बात किया था। उसके अलावा आपको हमने बात किया था समथिंग अबाउट द ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स बेटा ये आपके जो ऑर्गेनल है, ये आपको याद रखना है कि आपको पहले तो चीज आपको लगे प्लांट्स के अंदर, देयर आर टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम यू गेट टू सी इन प्लांट्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये उन प्लांट्स में मिलता है जिनके अंदर आपको ऑयल स्टोरेज आपको मिलेगा, ये उन प्लांट्स के अंदर आपको मिलेंगे जिनके अंदर आपको ऑयल या फैट का स्टोरेज आपको मिलता है। सो जब आपका प्लांट जर्मिनेट कर रहा है, जब आपका प्लांट जर्मिनेट करके उसका जो सीडलिंग बाहर आता है, सो जब उसके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, उस प्लांट के पास ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको आप ब्रेक डाउन करते हो, that undergoes a process which is known as by beta oxidation. So it carries out beta oxidation of fats. So ग्लाइकोसोम के बारे में याद रखना, it carries out the beta oxidation of fats. और जब ये होता है तब आपका बेसिकली आपका फैट इज broken down into acetyl CoA, जो आपको यहाँ पे बताया गया है, which can be later used to form the glucose molecule. तो ये कराता है आपका यहाँ पे ग्लाइकोसोम with your lipid जो आपको मिलेगा आपके प्लांट्स के अंदर। So that is also one of the component which you have to remember. तो इतना आपको इसके अंदर रखना और आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना। Now we have done few questions. Now let's jump onto your new slides and let's see something else. Okay, here we are. Let's have a look at this. हाँ जी, आई होप सबको यहाँ पे आरबीसी लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो 2 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो देयर इज अ टर्म रिटन ओवर दैट्स योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल के बारे में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना दे वोंट हैव न्यूक्लियस, सो नो न्यूक्लियस इज सीन इन देम, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपको याद रखना है। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द आरबीसी वो ये रहेगी यहाँ पे कि आपका जो आरबीसी होता है इट बिकम्स अ वेरी गुड मॉडल फॉर अ स्टडिंग मेम्ब्रेन। It's a best model. It's one of the best model to study plasma membrane.
तो ये चीज भी याद रखनी है कि आपका सबसे बढ़िया मॉडल होता है ये टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये न्यूक्लियस क्या स्टार्टिंग से नहीं होता? द आंसर इज नो। इनिशियल स्टेज पे न्यूक्लियस होगा, तो समझो आपके जो प्रिकर्सर सेल होंगे, समझो ये आपका सेल है जो आपका फ्यूचर में बनाएगा आपका आरबीसी, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। बट जब ये सेल आपका बनता है आरबीसी के अंदर, जब इट मेटामॉर्फोसाइज इनटू आरबीसी, तब उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो याद रखना, जो पेरेंट सेल होता है आरबीसी का, द पेरेंट सेल जो आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट पेरेंट सेल विल बी हैविंग द न्यूक्लियस, बट विद द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट आपका जो न्यूक्लियस है वहां से निकाल दिया जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे तो आपको मिलेगा, बट लेटर ऑन इट इज बीन रिमूव्ड, तो आपका न्यूक्लियस बाद में आपको नहीं मिलता। तो पेरेंट स्टेज में या जो सेल्स होते हैं जिनमें से आपके आरबीसी बनते हैं, उन सेल्स में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन जब आपका आरबीसी बन जाता है, एकदम लाइक वेल डिफाइंड आरबीसी बन जाता है, उसमें आपको न्यूक्लियस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस ना रखने का फायदा क्या होता है? व्हाई दिस सेल्स डोंट हैव अ न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दैट? फॉर हीमोग्लोबिन, कैरिंग हीमोग्लोबिन बेसिकली। राइट, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रख रहे तो आपको फायदा ये हो रहा है कि आप यहाँ पे काफी ज्यादा हीमोग्लोबिन रख सकते हो। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है सब लोगों को कि आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है, बट मेन काम है इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। और इसके लिए आपको चाहिए हीमोग्लोबिन, इसके लिए आपको चाहिए हीमोग्लोबिन। और न्यूक्लियस हटाने का रीजन ये होता है ताकि आप ज्यादा हीमोग्लोबिन को वहां पे आप रख सको। सो इट्स ऑल अबाउट कीपिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। और इसलिए आप न्यूक्लियस और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनल्स को आप वहां पे नहीं रखते हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी भी वहां पे आपको नहीं मिलता। सो मेजर आपके ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलते, आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, क्योंकि सारी जगह ऑक्यूपाई करता है आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन से। एवरी प्लेस इज बीन ऑक्यूपाइड बाय योर हीमोग्लोबिन, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सके आपके ऑक्सीजन का काफी स्मूथली। तो ये याद रखना, न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? बिकॉज यू हैव टू गिव अ स्पेस टू हीमोग्लोबिन। अगर आपको अपने क्लास, अगर आपने आपको अपने कमरे को क्लासरूम बनाना है, देन आपको अपना पलंग वलंग निकालना पड़ेगा ताकि आप बेंचेस लगा सको। वही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है, राइट? नाउ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना, आपका आरबीसी सबसे बढ़िया मॉडल होता है टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें और कोई ऑर्गेनल आपको मिलेगा नहीं। तो अगर मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेपरेट करना है ना आरबीसी में से, तो काफी आसान होता है। याद रखना, आरबीसी में क्योंकि कुछ ऑर्गेनल आपको मिल नहीं रहे, तो इसको जब हम प्रोसेस से इसको हम ब्रेक डाउन करके जब इसमें से चीजों को सेपरेट करते हैं, तो आरबीसी को सेपरेट करना बड़ा ही आसान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये सबसे बढ़िया मॉडल है आपका टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू सेपरेट आउट मेम्ब्रेन इज वेरी इजी कंपेरेटिवली, सो इसलिए हम कहते हैं इट्स अ बेस्ट मॉडल टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब सबसे पहली स्टडीज की गई थी वो इसके ऊपर ही की गई थी, ठीक है? सो द इनिशियल स्टेज वर डन ऑन द आरबीसी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वन मोर थिंग, इसका जो लाइफ स्पैन रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे 120 डेज का, ये आप लोग जानते हो। और 120 डेज के बाद मेरा आरबीसी काफी क्लिनिकली इसकी हो जाएगी डेथ। इसकी जो डेथ होगी वो काफी क्लिनिकल तरीके से होगी। आप मुझे बताओ उसका नाम क्या होता है उस डेथ का? एनीवन? द डेथ ऑफ अ सेल जो काफी क्लिनिकल तरीके से की जाती है, इसमें कोई एंजाइम बाहर नहीं निकलता, कोई लाइसोम बर्स्ट नहीं होता, उस डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। राइट, उसे हम बोलते हैं हमारा एपोप्टोसिस, जिसे हम इवन बोलते हैं एज अ प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको आप इवन इवन कहते हो एज अ प्रोग्राम सेल डेथ। वो एक आपका बहुत ही कैटेगरिकल तरीका होता है जिसके थ्रू आप एक आरबीसी को लाइक ब्रेक डाउन कर सकते हो, आप किल कर सकते हो। दैट इज वन थिंग यू नो। ऑलराइट, सो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। दीस आर टू थिंग्स यू हैव टू नो, नो न्यूक्लियस, एंड ये एक बेस्ट मॉडल है आपका स्टडी करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं आपके सामने 7-8 सेल देता हूँ, ये आपके लिए सबसे बढ़िया मॉडल रहेगा टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सो हमने वो आरबीसी वाला पार्ट यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट में इनसाइड में मेंशन क्या हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक यू कैन हैव डिफरेंट शेप्स। क्लोरोप्लास्ट के हो सकते हैं लेंथ शेप आपको मिल सकता है, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन शेप आपको क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। अलग अलग शेप का आपको ये देखने को आपको मिल जाएगा। लेंथ यहाँ पे मेंशन की हुई है 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ यहाँ पे आपकी रहेगी 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब ये सिर्फ एक नंबर है जो आपको लाइक यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम द नंबर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफी अनलाइकली होता है कि इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आए, बट फिर भी आपको एक बार देखना जरूरी होता है। नंबर आपका यहाँ पे वेरी करता है, नंबर वेरीज
जैसे कि आपके क्लेमाइडोमोनास के अंदर आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, राइट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो, एंड ग्रीन एल्गे के अंदर आपको मिलता है अराउंड 20 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल, राइट। सो सॉरी, इट इज फॉर क्लेमाइडोमोनास के लिए आपका रहेगा 1 पर सेल, और उसके अलावा 20 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल। सो आपके जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आपको मेसोफिल सेल के अंदर अराउंड 20 to 40 आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में देख रखा हुआ, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दोस इन्फॉर्मेशन, राइट। कभी अगर उसमें से क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, देन यू शुडंट मिस आउट ऑन दैट। इसलिए ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट वाली बात, यहाँ पे हो जाती है। देन हम यहाँ पे देखते हैं लाइक थैलाकोइड के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। थैलाकोइड आर अरेंज इन अ स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड एज ग्रेना, और एक और टर्म यहाँ पे यूज किया हुआ है वो है आपका इंटरग्रैनल थैलाकोइड। बस ये टर्म आपको यहाँ पे दिखाना था, जो आप काफी लोग खुद से भी देख चुके होंगे। ग्रेना के अलावा जो एक और टर्म में यूज करूंगा, ग्रेना के अलावा जो मैं यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, ये मेरा होगा यहाँ पे इंटरग्रैनल थैलाकोइड। ये एक और टर्म मैं यूज करता हूँ फॉर योर ग्रेना। सो दैट इज समथिंग अगेन यू हैव टू नो। नाउ ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कुछ स्टेटमेंट, लेट्स सी दैट। स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ ऐसी है, अ फ्यू आयरन मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी लिखा हुआ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, याद रखना फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। और ये करने के लिए मेरी एटीपी यहाँ पे लगेगी। अगर मैं ये मूवमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ तो एटीपी मुझे यहाँ पे लग जानी है जब मैं मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करूंगा तो, राइट। सो दैट मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized। यहां तक तो हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मुझे आपको बताना है दैट इसका एग्जांपल आपका आता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये से हम बोलते हैं हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ये आपका काम करेगा, और ये जब आपका काम करता है, ये आपका मेम्ब्रेन पे आपको मिल जाता है, यू गेट टू फाइंड देम ऑन अ मेम्ब्रेन। और जब ये काम करता है तब आपका एटीपी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप इज समथिंग जो आपको मेम्ब्रेन पे मिल सकता है, एंड जब ये काम करेगा ये आपका एटीपी यूज करेगा, क्योंकि इसका काम होता है टू मेक द मूवमेंट हैपन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब आप में से काफी लोगों ने अभी तक ह्यूमन फिजियो का पार्ट यहाँ पे पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हो सके तो याद रखना कि सोडियम पोटेशियम पंप आपको मिलेगा ऑन द एक्सॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। एक्सॉन मेम्ब्रेन पे आपको मिलता है। अगर एक्सॉन मेम्ब्रेन आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ ये है क्या। आपने न्यूरॉन्स तो पढ़ा होगा या देखा होगा न्यूरॉन्स कभी ना कभी स्कूल में या किसी पेज पे देखा होगा न्यूरॉन्स क्या होते हैं, राइट। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्सॉन वाला जो पार्ट होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सी न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, यू हैव अ साइटोन, एंड्रॉन, यू हैव अ डेंड्राइट। एक्सॉन वाला जो पार्ट है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सॉन मेम्ब्रेन, राइट। इसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं, बट अभी आप याद रख सकते हो एज अ एक्सॉन मेम्ब्रेन। आपकी जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको मिलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। काफी अच्छे क्वांटिटी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इस तरीके से आप याद रखना कि आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये आपको एक्सॉन मेम्ब्रेन आपको दिखेंगे जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जो आपका होगा चैप्टर नंबर 21 आपके बुक का। जब आप पढ़ोगे तब आपको ये टर्म आएगा और आप इसका काम भी समझोगे। बट फिलहाल कितना देखो कि दिस पंप डज द रोल ऑफ मूविंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, और ये करने के लिए ये एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट करना आपको पड़ेगा। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। तो ये एक चीज आपके यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो दिस इज वन थिंग हैपनिंग ओवर हियर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन होगा ना तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लेना प्लीज, डोंट या, ठीक है। ओके, सो ये आपने यहाँ पे देख लिया। देन यू हैव वन मोर स्टेटमेंट। अब ये जितने भी स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये एनसीईआरटी से निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट सो दैट वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एविडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। तभी आपका स्टडी हुआ था। मीनवाइल chemical studies on the cell membrane, especially on the human RBC, were done, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। तो वही चीज आपको पहले बताई थी, वही है कि RBC आपका यूज किया जाता है बेस्ट मॉडल टू स्टडी द मेम्ब्रेन। हाँ, ये याद रखना, ये कई बार वो लोग पूछ लेते हैं। पहले बहुत पहले वो लोग पूछा करते थे इसमें से क्वेश्चन, तो ये याद रख लो। In human being, the membrane of erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid। So ये एक ऐसी चीज है जो आपको just you have to remember this thing, right?
52% protein and 40% lipid is something you get to see in the membrane of the erythrocyte. So again, ये like this is just information which you have to remember. कोई अंडरस्टैंडिंग वाला इसमें पार्ट ज्यादा है नहीं. इसमें याद रखना है कुछ फ्लैजिला के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, याद रखना कि फ्लैजिला जो आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है और जो आपका बैक्टीरिया में होता है, मींस आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, वो दोनों थोड़े अलग होते हैं. कुछ याद रहना रहे, इतना रखना कि ऑल द फ्लैजिला इन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, both of them are going to be slightly different. Both of them will be slightly different. थोड़े से आपके वहां पे अलग होंगे, वो थोड़े से वहां पे उनको वहां पे अलग हो जाना है. So bacteria shows a range of number of arrangement of a flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts. ये 3 पार्ट आपको बैक्टीरिया के फ्लैजिलम में आपको देखने के लिए मिलेंगे. ये आपका होता है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. तो दिस फिलामेंट एंड हुक जो है आपके लिए नया है. बेसल बॉडी तो आपको मिल जाता है इन द यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी. So these 3 things you get to see in the bacterium flagellum. The filament is longest portion and extend from the cell surface to the outside. तो याद रखना, अगर आपको कभी सेंटेंस मिलता है या स्टेटमेंट मिलती है कि यार प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर गोइंग टू बी द सेम, देन दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अगर कभी आपको स्टेटमेंट मिलती है कि यार प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर गोइंग टू बी द सेम थिंग, देन ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होता है. याद रखना इस बात को, ये दोनों थोड़े अलग रहेंगे एक दूसरे से. एंड वन ऑफ द थिंग, filament, hook, basal body is something you get to see in your flagella of your bacteria. ये आपको बैक्टीरिया के फ्लैजिला में आपको काफी डिस्टिंक्टली आपको देखने के लिए मिल जाएगा. So that's one thing you have to remember. ये दोनों में फर्क है. ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के अंदर भी आपको दिया गया है, अगर आपने असाइनमेंट देखा होगा तो. एंड दैट्स व्हाई मैं आपको ये वापस से बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखा और अगर आप असाइनमेंट करो, देन प्लीज रिमेंबर कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी. So these are the things you have to know. इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली. So this is where your chapter actually gets completed. अभी आपको आपके एंड से क्वेश्चन सॉल्व करने, you have to go to the NCERT, क्वेश्चन सॉल्व करने, and that's how you will have a grip on the chapter. I think एक असाइनमेंट आपको दिया है. In a couple of days I'll give you 2-3 more assignment and I'll share the complete drive with you जहाँ पे सारे आपके असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे. So please do go through them, solve them and also check on with the answer key कि वहाँ पे क्या सही आ रहा है और क्या वहाँ पे गलत आ रहा है. So यहाँ पे आपको ये चैप्टर यहाँ पे from mine it gets completed and now we can start with a new chapter जो आपका यहाँ पे रहेगा cell cycle and cell division वाला. So now we are going to start with something like a cell cycle and cell division, which is going to be your new chapter. हाँ जी, एक बार फिर आप सबको बता रहा हूँ, जिन लोगों का मिस हुआ था ये चैप्टर में से कुछ पार्ट, आई थिंक कुछ बच्चों से मेरी बात होगी और कुछ बच्चों का जो मिस हुआ था और अगर उन्हें वापस करना है, देन प्लीज लेट मी नो, ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, सो वी कैन डू दैट ऑन संडे मॉर्निंग. टाइम स्लॉट निकाल के वो पोर्शन को हम लोग कवर कर लेंगे. I think Niyati, Ketki and I think couple of more students like have a portion जो उन्हें वो complete करना है. उसके अलावा जिन किसी और का अगर कुछ है जो करना चाहता है, then please drop me a text so we can do that. We can plan out some slot of time in the Sunday morning. ठीक है? All right. So let's start with the cell division. We'll have an intro of this. We'll just have a quick intro of this particular chapter, and then we'll just have to understand the intro part strongly. So जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, आप जानते हो कि आपका सेल ऑलवेज डिवाइड थ्रू आउट द लाइक इन योर बॉडी, योर सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग. अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, आई जस्ट पिक अप सम ऑफ द एग्जांपल. अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, सो जब ह्यूमन सेल डिवाइड करता है, व्हेन इट्स डिवाइड, जब ये डिवाइड करेगा, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स. इसमें जो टाइम लेना है वो लेना है यहाँ पे 24 आवर्स. ठीक है? अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करता हूं, सो बैक्टीरियल सेल जब आपका डिवाइड करेगा तब ये लेगा रफली अराउंड 20 मिनट्स. सो हर 20 मिनट के बाद आपका बैक्टीरिया डिवाइड करता है. आपको शायद ये बात पता होगी कि आपके गट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपके कई सारे बैक्टीरिया आपको मिलते हैं. उनका नंबर एक्चुअली जितना आपके बॉडी में सेल्स है उससे ज्यादा है. सो द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया यू हैव इन योर गट इज मच मोर हायर देन द टोटल नंबर ऑफ सेल यू हैव राइट नाउ. इनकेस अगर मालूम नहीं है तो ये अभी आपको मालूम चल चुका है, अगर आई थिंक, बट मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस. अगर आपने जीआई ट्रैक वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, मतलब चैप्टर 6 अगर आपने पढ़ा है, तो आपके गट में आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा, जिसको हम बोलते हैं हमारा माइक्रोफ्लोरा. और ये आपको मिलता है आपके गट के अंदर और ये हमारे काम का होता है.
ये हमारे काम का होता है। अच्छा मुझे ये बता दो कि अगर हमारे इंटेस्टाइन में इतना सारा बैक्टीरिया मिलता है हमें और उससे हमें फायदा हो रहा है, उसको भी हमसे फायदा हो रहा है, तो रिलेशनशिप को मैं क्या कह सकता हूँ? Symbiotic. यस, द रिलेशनशिप ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय सिम्बायोसिस। जी बिल्कुल, उन्हें भी फायदा हो रहा है, हमें भी फायदा हो रहा है, इसे बोलते हैं हम सिम्बायोसिस। फायदा उन्हें मिल रहा है, ये हो रहा है कि वो जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उस पर वो फीड करके वो लोग ग्रो करते हैं एंड रहने के लिए जगह मिलती है एंड वी गेट टू हैव सर्टेन विटामिन फ्रॉम देम, समथिंग विल सी आफ्टर दिस चैप्टर। ठीक है, सो ह्यूमन साइड 24 आवर्स, बैक्टीरियल साइड 20 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, आई डायरेक्टली जंप ऑन टू द मेन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ सेल डिवीजन की, तो उसमें हम पहले एक चीज देखते हैं, समथिंग नोन एज सेल साइकिल, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। तो अगर मैं सेल साइकिल की बात करूंगा, सो आप जानोगे कि एक सेल डिवीजन के दौरान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज बीन स्पेंट फॉर प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीजन। इसका मतलब हम समझते हैं। सो होता क्या है कि जब आप सेल साइकिल की बात करते हो तो एक आपका पार्ट होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं हमारा माइटोसिस, जहां पे आपका बेसिकली आपका सेल डिवाइड करेगा। दिस इज अ पार्ट वेयर योर सेल विल एक्चुअली अंडरटेक द डिवीजन वाला पार्ट। और उसके पहले जो आपका जो फेज होता है उसे हम बोलते हैं हमारा इंटरफेज। सो उसके पहले जो हमारा जो जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, द पोर्शन जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, यू कॉल हिम एज अ इंटरफेस। अब इंटरफेस को यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है कुछ पोर्शन के अंदर, ये भी आपने पढ़ा होगा, या समथिंग नोन एज योर G1 phase। S phase and G2 phase. S phase and Z2 phase. बहुत बढ़िया, ये आपको मालूम है, काफी अच्छी बात है, मेरा भी काम काफी आसान हो जाता है। सो यहाँ पर G1 phase, देन आपको मिलेगा यहाँ पे समथिंग लाइक योर S phase। लेट्स मेक अ S phase over here and then you can have your G2 phase, then you can have your, let's say over here you will have your G2 phase। ये चीजों से भी आप लाइक यू नो दिस थिंग, यार यू हैव अ G1 phase, you have a S phase and you have a G2 phase। मैं यहाँ पे थोड़ी मार्किंग करता हूँ, लाइक यहाँ पे एक डिमार्केशन दे दिया मैंने, यहाँ पे एक डिमार्केशन दे दिया, राइट, और यहाँ पे भी एक दे दिया, ठीक है। एंड देन यू हैव दिस M phase, जिसे हम इवन कहते हैं हमारा माइटोटिक फेज, हमारा जो यहाँ पे होता है। ये तो चलो ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे जानते हो कि यार you have a G1 phase, S phase and G2 phase। S phase में क्या होता है? एस फेज में आपका होगा डीएनए रेप्लिकेशन, Cell replication. हाँ जी, डीएनए रेप्लिकेशन आपको यहाँ पे हो जाएगा मिलते हुए, दैट्स वन थिंग। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके इवन सेंट्रियोल्स आपके रेप्लिकेट कर जा रहे हैं, सो यू आल्सो गेट टू सी योर सेंट्रियोल्स रेप्लिकेटिंग इन योर एस फेज। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएगी। G1 phase is basically known for your protein and RNA synthesis। तो ये बेसिकली आपका जाना जाता है फॉर योर प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। प्रोटीन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आरएनए मिल जाएंगे, इसको थोड़ा और हम डिटेल में बाद में देखेंगे। और सेम चीज आपकी यहाँ पे हो रही है G2 फेज, यहाँ पे भी मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे प्रोटीन एंड आरएनए यहाँ पे सिंथेसिस मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझना ये है, तो ये चीज आप पहले यहाँ पे जान लो कि ये हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारा जो G1 फेज है, S फेज और G2 फेज है, ये वो टाइम है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द पॉसिबल डिवीजन। जो वो M फेज में आता है यहाँ पे, जब वो हमारा M फेज के अंदर यहाँ पे आएगा, जिसे हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज M फेज, ये वो टाइम है जब सेल बेसिकली आपको डिवाइड करेगा। उसके पहले सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द पॉसिबल डिवीजन, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। So Now what you have to, एक बार फिर explain करोगे? yeah, please mute yourself, at least mute one of your device so that, जी हाँ जी सुनिए। सो इसमें है क्या, पहले आपको रखना है कि आपके यहाँ पे 3 फेज है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये जो आपके जो फेज है इन्हें हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, या ये वो आपका फेज होता है सेल साइकिल का जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द पॉसिबल डिवीजन, कि सेल को डिवाइड करना है तो उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। देखो सेल ऐसा नहीं है कि वो एकदम से डिवाइड करने लगता है, उसको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर द पॉसिबल डिवीजन एंड देन वो फिर डिवाइड करेगा। और ये जो डिवीजन जो आपका हो रहा है वो M फेज में हो रहा है, रियल डिवीजन। उससे पहले वाले जो आपका जो टाइम स्लॉट है यहाँ पे, वो सारा आपका यहाँ पे हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन के लिए लग रहा है यहाँ पे। और इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, दैट इज माय G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो इसको हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं एंड देन यू हैव द माइटोसिस। इन 3 पार्ट्स को इवन आप कहते हो एज अ इंटरफेज, दैट्स अ टर्म, वी कैन गेट टू नो दैट टर्म अगेन। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ
चेक पॉइंट्स, आपको यहाँ पे चेक पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझना है। एक चेक पॉइंट है आपका यहाँ पे बिटवीन द G1 S phase, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज माय चेक पॉइंट नंबर 1। एक मेरा चेक पॉइंट यहाँ पे होगा समवेयर ओवर हियर, इसको मैं बोलूंगा मेरा चेक पॉइंट नंबर 2, और तीसरा चेक पॉइंट होगा समवेयर इन बिटवीन, दिस इज गोइंग टू बी योर चेक पॉइंट नंबर 3। इनके अगर आप फंक्शन समझ सकते हो कि ये चेक पॉइंट है क्या, कर क्या रहा है, देन आपको काफी चीजें समझने में आसान होती है फ्यूचर में, अभी भी और फ्यूचर में भी कई सारी चीजें समझना आपको काफी आसान होता है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर थिंग्स, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, एक बार फिर मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ आपको। आई जस्ट क्विकली मेक दिस थिंग अगेन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यू हैव अ सेल साइकिल, लेट्स अज्यूम यहाँ पे है आपका M phase, let me quickly make G1 phase over here, उसके बाद आपका S phase, let's take S phase, and then you have your G2 phase. हाँ जी, अब इसे एक बार फिर आराम से सुन लो, यहाँ पे है क्या। G1 phase के बाद आपको मिलेगा एक आपको चेक पॉइंट यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी माय चेक पॉइंट नंबर 1। पहले हम इसको समझे कि ये है क्या, चेक पॉइंट होते क्या और इनका काम क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो आपका जो G1 फेज है यहाँ पे, ये हमारा वो फेज है। चलो आपका सेल एक दिन सुबह उठता है और कहता है कि यार लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। तो सेल क्या करेगा, सेल विल स्टार्ट मेकिंग सम प्रोटीन्स एंड आरएनए। सेल अपना कई सारे प्रोटीन्स और आरएनए बनाना चालू करेगा जो एसेंशियल होते हैं आपके सेल डिवीजन के लिए। तो G1 फेज के अंदर आपके कई सारे यहाँ पे प्रोटीन्स और आरएनए आपके बनने यहाँ पे लगेंगे। सो विल फाइंड प्रोटीन्स एंड आरएनए विल स्टार्ट फॉर्मिंग ओवर हियर। अब होता यह है यहाँ पे कि ये जो आपके प्रोटीन्स और आरएनए हैं, क्या ये इनफ अमाउंट में बने हैं या नहीं बने हैं, ये आपका चेक किया जाएगा एट द चेक पॉइंट नंबर 1। देखो चेक पॉइंट जो यहाँ पे है ना, उसको तुम इस तरीके से देख सकते हो कि यार जब तुम एक बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, तो समझो अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हो, रोड से अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स या नहीं है, वेदर यू हैव अ पासपोर्ट, वेदर यू हैव ऑल द क्रेडेंशियल थिंग्स, देन आपको आगे जाने दिया जा सकता है। समझो अगर आप डिसाइड कर दो कि यार मुझे इंडिया से बांग्लादेश जाना है, देन वाया रोड अगर आप जा रहे हो, देन आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा जहां पे आपकी चेकिंग होगी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स या नहीं है, एंड देन ही आपको वहां पे आगे जाने दिया जाएगा। सो ऑन द चेक पोस्ट दैट्स व्हाट दे डू। सेम चीज आपकी यहाँ पे होगी। जो आपका चेक पॉइंट नंबर 1 है बिटवीन द G1 एंड S फेज, यहाँ पे क्या किया जाएगा, आप चेक करोगे, आपका सेल चेक करेगा कि एम्पल अमाउंट में प्रोटीन बने हैं या नहीं बने हैं। सो याद रखना कि आपका चेक पॉइंट नंबर 1 का काम होता है टू सी whether right amount of protein is been formed or not। अगर सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं बना है, देन आपका सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज रखना कि आपका सेल साइकिल G1 फेज पे ही रुका रहेगा, वो आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो चेक पॉइंट नंबर 1 का काम ये है, ये चेक करना कि सही अमाउंट में सही टाइप के प्रोटीन्स बने हैं या नहीं बने हैं। लेट्स अज्यूम कि वो वहां पे बन चुके हैं, लेट्स अज्यूम कि सही टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे बन चुके हैं, देन द सेल विल डिसाइड टू गेट ऑन टू द नेक्स्ट फेज, जो आपका यहाँ पे होगा मेरा S फेज। यहाँ पे ये समझना बड़ा जरूरी है। We have seen question coming on checkpoints, we have seen question coming on this, so please understand this particular part। कि चेक पॉइंट नंबर 1 पे होता क्या, आप बेसिकली चेक कर रहे हो कि यार सही अमाउंट में आपका प्रोटीन बना है या नहीं बना है इन द G1 फेज। अगर वो नहीं बना तो आपका सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि आपको, आपके पास आपने प्रोटीन बनाया ही नहीं है, तो आपको डिवीजन का सोचो ही मत आप, तो वो सेल साइकिल आपका आगे नहीं बनेगा। तो क्या आपको चेक पॉइंट नंबर 1 का यहाँ पे काम समझ आ रहा है? क्या आप लोग को समझ आ रहा है चेक पॉइंट नंबर 1 मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है? Yes, sir. पक्का? Just wait a minute, let me see if you have some queries in the chat। ठीक है, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है चेक पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। S फेज में क्या हो रहा था, फटाफट बता मुझे, S फेज में हो क्या रहा था? DNA replication and central application। राइट, डीएनए रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, तो आपके यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रल बन रहा है आपके यहाँ पे। रेप्लिकेशन यहाँ पे आपका हो गया, उसके बाद आपका आता है चेक पॉइंट नंबर 2। चेक पॉइंट यहाँ पे कोई नहीं आएगा, फिर आपका आएगा G2 फेज। सो रेप्लिकेशन के बाद कोई चेक पॉइंट है नहीं,
रेप्लिकेशन होने के बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपका G2 फेज यहाँ पे चालू हो जाता है। G2 फेज चालू हो जाएगा। G2 फेज चालू होने के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि आपके G2 फेज चल रहा है, अगेन यहाँ पे आपके प्रोटीन बन रहे हैं, आपके यहाँ पे प्रोटीन बनते हुए आपको दिख जाएंगे, आपके आरएनए आपको बनते हुए यहाँ पे दिख जाएंगे। ये काफी ओवर सिंप्लीफाइड करके मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब चीजें आपकी होगी। उसके बाद क्या होगा, बिफोर एंटरिंग इनटू द माइटोसिस वाला पार्ट, एक और यहाँ पे चेक पॉइंट लगा हुआ होगा। यू विल हैव चेक पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लगा हुआ होता है, और ये भी कुछ चीजें यहाँ पे चेक करेगा। अब याद रखना कि चेक पॉइंट नंबर 2 मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है। चेक पॉइंट नंबर 2 मेरा ये देखेगा कि क्या मेरा डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीज याद रखना। चेक पॉइंट नंबर 2 जो मेरा है, इट इज बिटवीन द G2 फेज एंड M फेज। याद रखना, चेक पॉइंट नंबर 2 इज बिटवीन द G2 एंड M फेज के बीच में आपको मिलता है आपका चेक पॉइंट नंबर 2। चेक पॉइंट नंबर 1 आपको कहां मिल रहा है, बिटवीन द G1 फेज एंड योर S फेज, इसके बीच में आपको मिलता है चेक पॉइंट नंबर 1। चेक पॉइंट नंबर 2 आपका ये देखेगा कि क्या आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है वो आपका प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली हुआ है देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन मूव इनटू द M फेज, यू कैन डायरेक्टली मूव इनटू द M फेज और आप अपना रेप्लिकेशन आप वहां पे यू कैन गो अहेड विद द माइटोसिस। अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपका कोई एरर आ गया, आपने रेप्लिकेशन में कोई गड़बड़ कर दी, आपने कुछ ना कुछ वहां पे लाइक कोई ना कोई चीज आपने गलत से वहां पे ऐड कर दी। अगर ऐसी बात होती है देन आपका डीएनए, देन आपका सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेल यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल इज ट्राइंग टू मेंटेन द क्वालिटी ओवर हियर। ये क्वालिटी कंट्रोल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है चेक पॉइंट नंबर 2। अगर आपके डीएनए में कोई एरर आता है, कोई अगर रेप्लिकेशन के दौरान कोई दिक्कत आती है वहां पे, देन उसे चेक किया जाएगा एट द चेक पॉइंट नंबर 2। अगर वो एरर है वहां पे देन आप आगे नहीं बढ़ते, आपका सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहां पे ही रुक जाएगा। दैट इज द रोल ऑफ माय चेक पॉइंट नंबर 2। ये डीएनए रेप्लिकेशन को मॉनिटर करेगा, मतलब देखेगा यार डीएनए सही से बना है नहीं बना। अगर नहीं बना है देन आप आगे नहीं जा सकते, अगर नहीं बना है आप आगे नहीं जा सकते, आपको वहां पे रोक दिया जाएगा। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? क्या चेक पॉइंट राइट? अब यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे समझो, अंडरस्टैंड दिस वन मोर थिंग ओवर हियर। अज्यूम करो कि आपका डीएनए का आता है वहां पे एरर, अज्यूम करो कि आपके डीएनए का आ गया एरर वहां पे। अब डीएनए का अगर एरर आ रहा है तो इसको पहले तो रोकेगा कौन, इसको रोकेगा आपका चेक पॉइंट नंबर 2। चेक पॉइंट नंबर 2 इस एरर को यहाँ पे रोक लेगा कि यार ये तो कोई दिक्कत आई है डीएनए के अंदर, जो नॉर्मल डीएनए होना चाहिए था वो है नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई डीएनए के अंदर, उसे हम कहते हैं डीएनए एरर आफ्टर रेप्लिकेशन, उसे ये रोकेगा। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। ये इनिशिएट करेगा एक पाथवे। अगर डीएनए एरर आपको दिखता है तो सेल क्या करेगा, सेल एक पाथवे चालू करेगा, उसे बोलते हैं हम डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। ये हमारा यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। तो ये चालू करने का रीजन ये ताकि आप जो एरर हुआ है उसे आप ठीक कर दो, यही आपका सेल चाहता है, इसलिए आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आप चालू कर दोगे। अगर आपका डीएनए रिपेयर हो जाता है सही तरीके से, चेक पॉइंट नंबर 2 से वापस चेक करेगा, और अगर सब कुछ सही से हो चुका है देन यू कैन गो अहेड विद द M फेज, देन यू कैन गो अहेड विद योर M फेज। अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन अगर आपका डीएनए रिपेयर नहीं होता, अज्यूम करो कि आपका डीएनए रिपेयर आपने चालू कर दिया, मैकेनिज्म आपने चालू कर दिया, आपके कुछ प्रोटीन आते ट्राई करते उसे रिपेयर करने का, बट उसके बाद भी अगर वो रिपेयर नहीं होता देन सेकेंड चीज आपकी यहाँ पे होगी, और वो सेकेंड चीज आपकी होगी क्लिनिकल डेथ ऑफ द सेल। सो क्या होगा यहाँ पे, अगर रिपेयर सही से नहीं हुआ तो क्लिनिकल डेथ को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? राइट, द सेल विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ माय एपोप्टोसिस। सिंपल सी बात है, अगर आपका एरर है डीएनए के अंदर और अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा देन आप अपने सेल को किल कर दोगे। सिंपल सा, इसमें और कोई इसका ऑप्शन नहीं होता, यू हैव टू किल द सेल, क्योंकि आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। याद रखना, अगर आपका एरर आपने आगे जाने दिया तो सिर्फ एड ऑन होता रहेगा, जो भी सेल नया बनेगा उसके अंदर वो आपको एरर मिलेगा, बिकॉज सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग ना, सेल तो आपके डिवाइड करेंगे। अगर ऐसे डीएनए एरर को अगर आपने आगे जाने दिया या कोई लाइक मिस मैच को अगर आपने आगे जाने दिया देन आपका हर एक सेल जो आगे बनेगा उस सब के अंदर वो एरर होगा, एंड दैट कैन बी अ बैड थिंग, दैट कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए याद रखना, आप पहले उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, अगर वो ठीक हो जाता है देन बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ठीक नहीं हो पाता
देन आप सेकंड मैकेनिज्म आप चालू कर सकते हो, एंड सेकंड कैन बी योर टू कैरी आउट एपोप्टोसिस. यू विल जस्ट इनिशिएट द पाथवे जिससे आप सेल को आप किल कर दो, एक क्लिनिकल तरीके से आप उसे किल कर दो, बिकॉज समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते. सो ये आपको याद रखना है. दिस इज समथिंग योर चेक पॉइंट नंबर 2 इज नोन फॉर. चेक पॉइंट नंबर 2 चेक करेगा, एरर है तो उसे रिपेयर करेगा. अगर रिपेयर नहीं हो पा रही वो चीज, बियॉन्ड रिपेयर है, देन यू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ माय एपोप्टोसिस. क्या इतना वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस देखो समझ नहीं आ रहा देन बता दो, बिकॉज दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. अगर ये चीज आपको समझ आएगी देन आगे की चीजें समझने में आपको काफी आसानी हो जाती है यहाँ पे. सो इफ यू वांट मी टू रिपीट समथिंग देन प्लीज लेट मी नो. अगर इसमें से कोई पार्ट है जो आप चाहते हो कि रिपीट हो जाए देन प्लीज बता दीजिए. ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ पे हो क्या रहा है, पीछे आ जाते देख लेते हैं हम. यहाँ पे एस फेज में आपका बन गया यहाँ पे डीएनए. डीएनए बनने के बाद आप क्या करते हो, फिर आपका G2 फेज आपका चालू हो जाएगा. एंड उसके बाद क्या होता है, आपका बिफोर एंटरिंग इनटू द एम फेज, माइटोसिस वाला फेज, आपका होता है चेक पॉइंट, जहां पे आप चेक करोगे कि आपका डीएनए सही से बनाया नहीं बनाया. अगर आपका डीएनए सही से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन मूव ऑन टू द एम फेज. अगर आपका डीएनए सही से नहीं बना या कोई उसमें अगर दिक्कत आ रही है, देन आपका एक प्रोसेस चालू होगा जिसे हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. तो सेल कुछ नहीं करता है, वो ट्राई करता है उसे रिपेयर करने का. अगर ये फेल हो जाता है, अगर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म अगर आपका फेल हो जाता है और आपका डीएनए अभी भी एरर वाला ही है, देन आपका चेक पॉइंट नंबर 2 चालू करेगा आपका दूसरा पाथवे, जिसके थ्रू आप सेल को किल कर दोगे, आप उसे क्लिनिकली उसे आप डिग्रेडेट कर दोगे. क्योंकि ऐसे सेल को डिवाइड नहीं होना है, ऐसे सेल को आपको डिवाइड नहीं कराना है. यू हैव टू किल दैट सेल एंड दैट इज नोन एज योर एपोप्टोसिस. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. सो दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. अब मुझे आप लोग सोच के बताना, अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो आप मुझे सोच के बताना. एक क्या आपका यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 1, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. सो थिंक एंड टेल मी. आपका यहाँ पे एक चेक पॉइंट नंबर 1 है, आपका है यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2, राइट? अगर आपका चेक पॉइंट नंबर 1 एंड 2 अगर काम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? व्हाट कैन हैपन अगर मेरे चेक पॉइंट नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे काम नहीं करेंगे? Think and tell me, if checkpoint number 1 and 2 does not work, right? Checkpoint number 1 and your checkpoint number 2, अगर ये काम करना बंद करे, if they don't work, if they are not working properly, they are not doing their job, then what can be the consequences? क्या हो सकता है यहाँ पे? सब प्रोटीन नहीं बनेगी, डिजीज और सेल साइकिल ठीक से नहीं होगी. सेल साइकिल ठीक से नहीं होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल वोंट बी हैपनिंग. abnormal proliferation. हाँ जी बिल्कुल. सो एक पहले स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल सही बोला आपने. पहली चीज, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज नॉट सीन. ये आपका सेल साइकिल रेगुलेशन जो आपका था सही तरीके से होने वाला, वो आपके यहाँ पे होगा नहीं. एंड यू कैन पॉसिबली फाइंड सेल प्रोलिफरेशन. इसका मतलब यह है कि आपका सेल साइकिल चालू ही रहेगा, आपका सेल डिवाइड ही करता रहेगा. इवन जब सेल को डिवाइड नहीं करना होगा तब भी आपका सेल डिवाइड करता रहेगा. और आप मुझे ये बता दो कि अगर आपका सेल हद से ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है, अगर आपका सेल यहाँ पे डिवाइड कर रहा है बार बार, तो ये क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे? कैंसर. राइट, दिस कैन लीड टू अ कंडीशन नोन एज अ कैंसर. यहाँ पे आपका ट्यूमर बन चुका है एंड दैट ट्यूमर इज नथिंग बट योर अल्टीमेटली गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर कैंसर. एक बार फिर बता दो, जिनको एक बात समझ नहीं आई होगी, एक बार फिर बताता हूँ. देखो, अगर आपका चेक पॉइंट नंबर 1 अगर आपका काम नहीं कर रहा है, सोचो कि उसने हाथ खड़े कर दिया, वो अपना काम नहीं कर रहा, तो G1 फेज से GS फेज में जाने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी. अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पे अगर कोई खड़ा ही नहीं है, देन आप आराम से बांग्लादेश में चले जाओगे बिना कोई दिक्कत के. सेम चीज यहाँ पे हो रही है. G1 फेज से S फेज में आप चले जाओगे और S फेज से आपका आएगा यहाँ पे G2 फेज. और G2 फेज में अगर चेक पॉइंट अगर आपका काम नहीं कर रहा, अगर G2 से M के अंदर अगर चेक पॉइंट काम नहीं कर रहा, देन उसके बाद भी क्या होगा कि आप G2 से M फेज में आप चले जाओगे बिना कोई इंटरप्शन के. तो होता क्या है इसके अंदर कि आपका सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा, उसे कोई रोकने वाला वहां पे नहीं है, उसे कोई भी वहां पे रोकने वाला वहां पे है नहीं. एंड द सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग. सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, द सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग, क्योंकि यहाँ से आपने बैरियर ही हटा दिए. ऐसा समझो कि वो जो चेक पोस्ट थे वही आपने वहां पे हटा दिया. अब सब लोग वहां पे जा रहे हैं, सब लोग यहाँ से बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश से कहीं और जा रहे हैं, और कोई उन्हें रोकने वाला है नहीं वहां पे. यहाँ पे भी योर सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग ऑल द टाइम. और अगर आपका सेल यहाँ पे रैपिडली अगर आपका डिवाइड कर रहा है बिना कोई इनहिबिशन के, then that will lead to a formation of a that will lead to cell proliferation. और अगर ऐसा कुछ होता है then that can lead to a formation of a tumor.
और यही चीज आपको कैंसर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। कैंसर में कुछ नहीं होता बेटा, मैं आपको पहले बता दूंगा, इट्स नथिंग बट योर अनकंट्रोल्ड डिवीजन। कैंसर इज नथिंग बट माय अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, जहां पे आपके सेल डिवाइड कर रहे हैं रैपिडली एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर। यही चीज आपके यहाँ पे हो रही है, यही चीज आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे दिख जाएंगी। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? व्हाट विल हैपन इफ द चेक पॉइंट इज नॉट वर्किंग? ऑल ऑफ यू, Yes, sir. पक्का? Even to the boys, Vansh, Pratik, Gautam, and all the girls over here. I hope it's clear to all of you. अगर समझ नहीं आ रहा, then please बता दो, so I can read all this thing. पक्का? Yes. Right? तो ये चीज आपके यहाँ पे होती है, याद रखना। अगर चेक पॉइंट नंबर 1 and 2 अगर आपके यहाँ पे काम नहीं करते, then you will find कि आपका सेल आपके डिवाइड करता रहेगा। सेल को कोई रोकने वाला है ही नहीं ना, कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा उसे सेल साइकिल को, so it will just keep on dividing, even though उसको डिवाइड नहीं करना था, तब भी वो डिवाइड करेगा। और यही चीज होती है आपके कैंसर के अंदर। देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ब्लड कैंसर में ब्लड सेल्स का अमाउंट बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो, प्रॉब्लम ये आती है कि वो ब्लड सेल्स का अमाउंट तो बढ़ रहा होता है, बट उनका कोई काम नहीं होता, दे आर नॉट फंक्शनल, क्योंकि वो रेडी ही नहीं होते डिवीजन के और वो डिवाइड कर जाते हैं, तो उनके पास एसेंशियल चीजें होती ही नहीं है। सो जब हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की, अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था ल्यूकेमिया विच इज इंक्रीज इन ब्लड काउंट ऑफ WBC। तो उसमें क्या होता है कि आपका सेल का नंबर बढ़ रहा है, बट वो सेल जो आपके बढ़ रहे हैं उनका जो नंबर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैंसर, उनके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं है, वो सेल्स अपना काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। उन WBC को आप नहीं बोल सकते कि यार तुम जाके पैथोजन को किल करो, दैट वोंट बी हैपनिंग। सो दैट्स व्हाई कैंसर इज, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि यार कैंसर में तो सिर्फ सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो सेल्स कुछ नहीं कर पाते, दे आर नॉट फंक्शनल, एंड along with that they have some other complications as well which you'll understand later on. So ये आपको इसके अंदर याद रखना है, चेक पॉइंट नंबर 1 एंड चेक पॉइंट नंबर 2 over here. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इतना अगर आप समझ सकते हो, अगर आपको इतनी चीजें समझ आ रही है, इसमें एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ। कुछ वायरस होते हैं, there are some virus which can cause cancer, जो आपके बॉडी में आके कैंसर कॉज कर सकते हैं। एक जैसे आपका यहाँ पे होता है कपोसी वायरस, there is one virus known as कपोसी वायरस, जिसका नाम आप याद रख लो, काम इसका याद नहीं रखना फिलहाल। सो कुछ आपके वायरस होते हैं which can cause the cancer। तो ये जो वायरस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये आपके सेल के अंदर आते हैं, they will enter the cell, और इन्होंने सबसे पहले क्या करना है, they will close down check point number 1 and check point number 2। इन्होंने आके टारगेट करना है, they are going to target your check point number 1 एंड चेक पॉइंट नंबर 2। इसको वो लोग टारगेट करके इनको बंद करा देते हैं, या इनको नॉन फंक्शनल वो लोग कर देते हैं। अगर ये आपके नॉन फंक्शनल हो गए, देन आपका सेल डिवाइड करता रहेगा, और वायरस को वही चाहिए, वायरस को बहुत सारे सेल्स चाहिए जाके उसके अंदर वो इन्वेट कर सके, एंड दैट्स व्हाट योर वायरस डज। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये वायरस जब आपके बॉडी में आ रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसने कुछ अलग से कुछ नहीं करना, इसको आके बस चेक पॉइंट नंबर 1 और चेक पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पे बंद करना है। सो दे विल बी कंप्लीटली नॉन फंक्शनल, और एक बार ये आपके नॉन फंक्शनल आपके यहाँ पे हो जाते हैं, देन कुछ नहीं हो रहा, देन आपका सेल बस डिवाइड करेगा, एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ पे you will get to see a tumor formation which is nothing but your lead to a cancer in the later part. So इस तरीके से ये चीज आपके यहाँ पे काम करती है। So if you are able to understand the checkpoints clearly, then you can also understand क्या होता है अगर वो बंद हो जाते तो, अगर if they are not working then what are the consequences। और आप यहाँ पे देख सकते हो the consequences can be very severe, consequences over here can be very 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 severe over here. So is this part clear to all of you? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ because this is new to you, ये आपके लिए नया है, it is not something which is mentioned in the NCERT, but you can find question based on this. So इसलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ that if it is not clear to you then please let me know. So give me a quick yes in the chat अगर ये सब आपको समझ आ रहा है तो give me a quick yes in the chat, मुझे चैट के अंदर yes भेजिए अगर आपको इतना वाला पार्ट यहाँ पे समझ आ रहा है तो फटाफट। About the checkpoints, जो भी हमने अभी checkpoint डिस्कस किया, give me a quick yes in the chat if this is part which is going to be clear to all of you. और अगर चाहते हो कि मैं रिपीट कर दूं तो वो भी लिख के भेज दो चैट के अंदर कि सर आप ये रिपीट कर दो, तो मैं ये वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज समथिंग। सो आपने चेक पॉइंट नंबर 1 देख लिया, यहाँ पे 2 देख लिया, तीसरा चेक पॉइंट कहाँ पे था? एनीवन कैन टेल मी तीसरा चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे कहाँ पे था? माइटोसिस राइट, यहाँ पे बीच में कहीं पे मेरा चेक पॉइंट नंबर 3। हाँ जी, ये आपके यहाँ पे बीच में था। ये वाला चेक पॉइंट आप अभी नहीं समझोगे,
या चेक पॉइंट आप तब समझोगे जब आप समझोगे माइटोसिस को अंदर से, तब आप इसको देखते हो कि यार ये कर क्या रहा है, इसका काम क्या होता है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार सेल आपका कितना मेंटेन कर रहा है आपकी सेल की क्वालिटी को, डीएनए की क्वालिटी को, इवन क्रोमोसोम की क्वालिटी को। इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट यार कोई गड़बड़ ना हो, एंड दैट्स व्हाई यू हैव दोस चेक पॉइंट्स। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक आता है ना, या थोड़ा भी अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके क्रोमोसोम्स का, इट कैन हैव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल। So that's why you have those checkpoints, और ये काफी strongly regulate किए जाते हैं, they work very strongly. See, understand this thing, आपका जो सेल है वो लाइक थ्रू द लाइफ आपका डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स, ग्रो, डाई, और यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती, अनलेस एंड अनटिल कुछ आपका अगर ऐसा एरर आ जाए चेक पॉइंट्स के अंदर, या अगर आपका एरर आ जाए आपके डीएनए के अंदर, देन यू कैन फाइंड सम एरर, देन इट कैन हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस, बट जनरली यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कभी इनकेस अगर आप कभी फ्यूचर में कैंसर को डिटेल में पढ़ते हो ना, यू विल गेट टू सी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होता है एंड व्हाट दे एक्चुअली डू, दैट इज समथिंग यू विल स्टडी इन डिटेल। अभी तुम्हें बस इतना याद रखना है, अभी मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो कि 1 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, 3rd वाला जब तुम माइटोसिस में तुम्हें कराऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा वो 3rd वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्या कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपको इतना याद रह रहा है देन आप यहाँ पे एकोटम यहाँ पे याद रख लो। इतना अगर आप याद रख सकते हो देन आई वांट टू रिमेंबर वन मोर थिंग ओवर हियर, कि जब मैं बात करता हूँ इन चेक पॉइंट्स की, इन चेक पॉइंट्स पे कोई नहीं होता, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। इन चेक पॉइंट्स पे कुछ प्रोटीन होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। देखो बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट होते हैं उसके ऊपर कोई आर्मी के ऑफिशियल्स होंगे, इफ नॉट आर्मी someone else is going to be there, not army, someone else is going to be there who is going to be doing that job। यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन्स होंगे जो अपना काम कर रहे होंगे, उन प्रोटीन्स का नाम याद रख लेना। उन प्रोटीन्स का नाम होता है साइक्लिन, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये 2 नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक होता है आपका साइक्लिन और दूसरा होता है, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। हाँ जी बेटा बताइए। सर सभी जो चेक पॉइंट्स है ना उनमें यही दोनों होंगे? यस, अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइप्स होते जो हैं। सभी चेक पॉइंट्स है ना, चेक पॉइंट्स। हाँ मुझे आपका क्वेश्चन मिल गया। ओके हाँ तो इसमें होता क्या है ना, ये सीडीके और साइक्लिन के टाइप्स होते हैं। तो चेक पॉइंट नंबर 1 पे होता है सीडीके डी एंड साइक्लिन ए, तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके अंदर। वो टाइप्स हम नहीं देखेंगे इस लेवल पे, वो टाइप्स नहीं, बट यस यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ओवर हियर। सो सीडीके के भी यू हैव लाइक 4 टाइप्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं हमारे यहाँ पे, डी, ई, ए एंड बी। यहाँ पे 4 टाइप्स यूज किए जाते हैं इन चेक पॉइंट का, तो उसके टाइप्स होते हैं। तो अगर तुम ये सोचो कि ये सब एक ही है, नहीं इसके अंदर भी टाइप्स है। हाँ उतना डिटेल में तुम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ याद रखना विल हैव साइक्लिन। इतना डिटेल में पता है तुम लोग कब देखते हो ये वाला पार्ट, पता है मैं तुम लोगों को कब कराता हूँ या इसको कब कराया जाता है, जब आप ओलंपियाड के 2nd राउंड के लिए आप जाते हो। when you are done with the first round and when you go for the IMG वाला पार्ट, then ये करना पड़ता है, then you have to do this thing and then you have to do the cycling के parts and CDK के आपको अलग अलग टाइप्स आपको देखने पड़ते हैं। फिलहाल आप बस इतना देखो कि आपके जो प्रोटीन है वहां पे उनका नाम है ये साइक्लिन एंड सीडीके। इतना याद सकते हो, साइक्लिन एंड सीडीके, सो यू कैन आल्सो शॉर्ट में से देख सकते हो एज अ सीडीके। अब कभी भी आपके 14 मंथ्स के दौरान आपके सामने अगर टर्म आए साइक्लिन एंड सीडीके, याद रखना इनका काम होता है चेक पॉइंट पे काम करना। दे आर द प्रोटीन्स यू गेट टू सी ऑन द चेक पॉइंट्स, और ये आपके सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। दे आर द वन हु आर गोइंग टू रेगुलेट द सेल साइकिल। ठीक है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं फिलहाल आपका रखना है, साइक्लिन एंड सीडीके, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको इतना वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है, एंड दिस पार्ट विल गेट रिपीटेड अगेन। इसको हम एक बार फिर लाइक फटाफट रिपीट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये दिस इज समथिंग व्हिच इज new to you, so we have to repeat this thing again, right? When we'll start with from Monday onwards. इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। Now let's move on to few questions. यहाँ पे हम लोग कुछ questions देखते हैं quickly. Let's move on to the questions over here. If this part is going to be clear to you, let's see few questions right now before we wrap up the things. So let me just show you. Let me just go back to few questions from here. This is something we have done. This is something. हाँ, 96 का आंसर करो। 96 का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, जल्दी आंसर करो चैट के अंदर। लाइसोसोम था रिचिंग बॉट, लाइसोसोम था यहाँ पे किस में रिच होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, जल्दी आंसर करना है सब लोगों ने। इट इज गोइंग टू बी योर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यस, दैट वुड बी योर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसमें आपको लाइसोसोम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे, अगर उन्होंने कुछ मिस कर दिया था देन ऑल्सो जस्ट गेट बैक टू मी, क्या हमारा मिस हो गया था, लेट ज्वाइन किया था हमने,
if it, yeah, so we can do that again. That is also something we can do on Sunday. Okay, question number 31 यहाँ पे देखो और इसको आराम से देखो और आंसर करो. अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ लैम्ब्रस क्रोमोसोम और पॉलीडेन क्रोमोसोम, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. इसे ध्यान से देखना. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देखते हैं. राइट रुशील, वेरी गुड, दैट्स ट्रू. ए यहाँ पे दिया हुआ है लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोइडिन बाइवैलेंट. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और समझो आपको ये नहीं मालूम. लेट्स अज्यूम कि आपको यार ये पता नहीं चल रहा. बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे देखो, इसको हम रखते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं. बाकी ऑप्शन यहाँ पे देख लो आप. एलोसोम्स क्या है आपका, सेक्स क्रोमोसोम, ये तो सही है. सब मैट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एल शेप क्रोमोसोम. ठीक है, इसको भी आप 2 मिनट के लिए साइड में रखो. अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो इसे देखो कि यार इसमें साइड में रख लो कि यार ये है क्या, हो सकता है आंसर. डी आप देखो यहाँ पे, पॉलीडेन क्रोमोसोम oocyte ऑफ द एम्फीबियन. क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलीडेन क्रोमोसोम oocyte ऑफ द एम्फीबियन. क्या ये सही है गलत है? ऑप्शन डी गलत है. बिल्कुल गलत है. बिल्कुल गलत है यहाँ पे. अगर आगे वाले ऑप्शंस के अंदर भी अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है ना, तब भी आपको ऑप्शन डी देख के आपको काफी क्लैरिटी मिल जा रही है. पॉलीडेन क्रोमोसोम oocyte ऑफ द एम्फीबियन, दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट. ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है. आपको मिलता है वो इन द स्लाइडेड हैंड ऑफ द इंसेक्ट. तो ये आपका सही आंसर होगा. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, दैट्स व्हाई. तो सी कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन में आपको वो लोग ऐसे ऑप्शंस देंगे जो आपने सुने नहीं होंगे. ऐसा कई बार देखा है मैंने कि नीट वाला जो आपके पेपर्स होते हैं, जो भी आपका एमसीआई जो आपके क्वेश्चंस बनाती है, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपने सुने नहीं होंगे, बट आप बाकी के ऑप्शंस देखते हो तो वो काफी रिलेवेंट होते हैं और वो काफी क्लियरली आपको आंसर की तरफ लेके जाते हैं. दे आर वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड कि वो आपको वहां पे आंसर होगा. सो इसलिए ऊपर वाले देख के एकदम से आंसर मत करना. आप लोगों ने ए कर दिया था, ऐसे मत करना. सारे ऑप्शंस देखो एंड जस्ट लुक फॉर अ वेरी एविडेंट रॉन्ग ऑप्शन ओवर हियर, व्हिच इज माय ऑप्शन डी. नाउ ये वाला पोर्शन है, द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट. कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? 44 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? 44 का आंसर तनिष्क, रुशील, केतकी, नेहा, Vishal, and every one of you, right? That's going to be true. Vansh, that's true. Niyati, that's true. Yes, it's going to be a grana. Simple question था, right? अच्छा, एक ये करते हैं हम, assertion region वाला हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे. तो यहाँ पे है क्या, आपके यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देके रखे हुए, assertion एंड रीजन आपके यहाँ पे देके रखा हुआ इन लोगों ने. और यहाँ पे आपको ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने पहले से यहाँ पे देखे रखे हुए हैं कि if both A and assertion and reason are true and reason is correct explanation for assertion. B क्या है यहाँ पे, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation for the assertion. And C, if assertion is true but reason is going to be false. And D, if both are going to be false. अब स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6. assertion क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है. बिल्कुल गलत है. बिल्कुल रॉन्ग है. रीजन देखो यहाँ पे क्या है आपका, रीजन आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन. यार ये भी गलत है. इवन दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो फिर क्या होगा, एबीसीडी क्या आएगा आपका? इससे आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया यहाँ पे. यस, बोथ assertion and reason is going to be false. अब मैंने क्या किया ना, मैंने एम्स के लाइक ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाए, यही assertion रीजन वाले, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा in a day or two, like yeah, by the end of like tomorrow I'll share that with you. So please go to the questions and have a habit of doing them. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. Select the incorrect statement. ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, then we'll wrap up. Select the incorrect statement. यहाँ पे आपकी 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट यहाँ बतानी है. ये आपके असाइनमेंट में भी आपको देख रखा है, जिन्होंने असाइनमेंट किया था उनको तो आंसर इसका मालूम रहेगा. मेरे को शुरू या रुशील या देन दैट ट्रू. सो देखो यहाँ पे, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीन पिगमेंट्स. ये तो आपका सही है, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. क्रोमोप्लास्ट कंटेन वाटर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल. अब आप लोग कह रहे हो कि ये फॉल्स है. पायल, तनिष, श्रमिता, नियति, आप लोग कह रहे हो कि फॉल्स. ये फॉल्स क्यों है? नियति, ये फॉल्स क्यों है हमारा स्टेटमेंट बी वाला? Why this is false? Or any one of you can explain. करुणा, आप मुझे बता सकते हो ये false क्यों है? या आरती, you can tell me why this is going to be false. Statement B. सर क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं. बिल्कुल सही. ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते बेटा आपके यहाँ पे, ये होगा आपके यहाँ पे फैट सॉल्युबल. This has to be fat soluble. इसलिए ये false statement होगा यहाँ पे. और ये statement दिया है आपके एनसीईआरटी के अंदर, is going to be a fat soluble.
इट इज नॉट बी वाटर सॉल्युबल, सो इसलिए आपका स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। ठीक है, इसलिए आराम से करा करो, देख के आराम से, राइट। प्लास्टिक इज रियली ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप, ये भी आपका सही है, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल हेलिक्स ऑर्गेनिज्म, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर, राइट। सो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है, एंड प्लीज सी द स्टेटमेंट केयरफुली बिफोर आंसरिंग देम, राइट। ऑलराइट, सो आपको एक असाइनमेंट मिला है, उसके साथ आई थिंक आज आपको भी एक और असाइनमेंट मिल जाएगा, बिकॉज वी आर रैपिंग अप द चैप्टर। तो जितने भी असाइनमेंट इसके बाकी होंगे वो आपको फटाफट मिलेंगे, अपना टाइम निकालिए और उसे करिए। उसके साथ आई विल आल्सो शेयर द लिंक। हाँ जी, बताइए बेटा, बताइए। सर कल क्लास होगी? कल नहीं हो रही क्लास, कल कोई क्लास नहीं हो रही। अब जो मेन क्लास जो हमारी होगी, रेगुलर क्लास, वो आपकी होगी अब मंडे को, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को कुछ सीखना रह गया था, बाकी रह गया था, दैट इज समथिंग विल बी डूइंग ऑन संडे।